हेलो स्टूडेंट्स, बीए पार्ट थर्ड के सभी विद्यार्थियों का क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे थे पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक थॉमस हॉब्स के बारे में। थॉमस हॉब्स के विभिन्न सिद्धांतों के बारे में हम पूर्व की क्लासों में चर्चा कर चुके हैं। जैसे उनके द्वारा प्रतिपादित संप्रभुता सिद्धांत के बारे में हम बात कर चुके हैं। उनके द्वारा प्रतिपादित सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे उनके कानून और नागरिक अधिकार संबंधी विचारों के बारे में और इसके साथ साथ चर्च और राज्य संबंधी उनके विचारों के बारे में। कानून और नागरिक अधिकार संबंधी विचार के बारे में बात करने से पूर्व हम ये बात कर लें कि हॉब्स ने जो है संप्रभु को शासन की समस्त शक्तियाँ प्रदान करी थी और उसे जो है शासन के क्षेत्र में पूर्ण रूप से स्वतंत्रता प्रदान करी थी। उसकी शासन सत्ता पर, उसकी शक्ति पर किसी प्रकार का अंकुश नहीं लगाया था। उन्होंने कहा था कि संप्रभु जो है शासन करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है। उसके ऊपर ना किसी प्राकृतिक कानून का नियंत्रण है, ना किसी संविधान का नियंत्रण है, ना किसी ईश्वरीय कानून का नियंत्रण है और ना ही किसी नैतिक नियम का नियंत्रण। अर्थात राजा जो है या शासक जो है या व्यक्ति समूह जिसके हाथों में संप्रभु शक्ति है, वो जो है शासन कार्य करने के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र है और वो स्वतंत्र होकर अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। उसके ऊपर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। कानून के बारे में हॉब्स का ये मानना है कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। अर्थात उन्होंने माना कि प्रजा के जो व्यवहार है उसको नियमित करने के लिए, उसके व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए जो आज्ञाएं संप्रभु के द्वारा दी जाती है वही कानून है। अर्थात प्रजा को राजा के आदेश या संप्रभु के आदेशों के माध्यम से ये पता लगेगा कि क्या उचित है और क्या अनुचित है और इसी आधार पर प्रजा जो है अपना आचरण निर्धारित करेगी, अपना आचरण जो है वो, अपना व्यवहार जो है वो निर्धारित करेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने माना कि संप्रभु के आदेश ही कानून है। उन्होंने ये भी कहा कि ये आदेश जो है वो लिखित भी हो सकते हैं और अलिखित भी हो सकते हैं। दूसरा उन्होंने कहा प्राकृतिक और राजकीय कानून में भेद। अर्थात प्राकृतिक कानून जो है उनको उन्होंने कानून की श्रेणी में नहीं रखा। उन्होंने कहा कि प्राकृतिक कानून जो है वो अलंकारिक भाषा में उनको कानून कहा जाता है। वास्तव में वो प्राकृतिक नियम है, वास्तव में वो विवेक द्वारा प्रसारित नियम है या बुद्धि द्वारा निर्मित जो है नियम है, जिसके आधार पर यदि व्यक्ति आचरण करे तो वो अपने जीवन को जो है सुव्यवस्थित कर सकता है, वो अपने अधिकारों का ठीक रूप से प्रयोग कर सकता है और अपने जीवन को जो है वो आसान बना सकता है। लेकिन उन्होंने कहा कि प्राकृतिक और राजकीय कानून में भेद यह है कि प्राकृतिक कानूनों के पीछे किसी प्रकार की बाध्यकारी शक्ति नहीं होती। अर्थात वो स्वैच्छिक होते हैं। व्यक्ति चाहे तो उन प्राकृतिक कानूनों का प्रयोग करे और नहीं चाहे तो वो उनकी अवहेलना भी वो कर सकता है। जबकि राजकीय कानून जो है वो संप्रभु के द्वारा प्रसारित आदेश होते हैं और उनके पीछे बाध्यकारी शक्ति होती है। अर्थात व्यक्ति यदि राजकीय कानूनों का पालन नहीं करता है तो वो दंड का भागी हो सकता है। संप्रभु उसको जो है दंड दे सकता है या उसके पीछे जो है दंड दे सकता है या उसको दंडित कर सकता है या उसको बाध्य कर सकता है वो कानूनों का पालन के लिए। फिर है रीति रिवाज और नैतिक नियम। अर्थात हॉब्स ने माना कि संप्रभु चाहे तो रीति रिवाज और नैतिक नियमों को कानूनों की श्रेणी में रख सकता है, अन्यथा वो नहीं चाहे तो वो रीति रिवाज और नैतिक नियमों को कानूनों की श्रेणी में नहीं भी रख सकता है, उनकी अवहेलना भी वो कर सकता है। अर्थात ये आवश्यक नहीं कि जो परंपरा के आधार पर चले आ रहे हैं रीति रिवाज उनको कानून मानते हुए उसको उनका पालन करे और संप्रभु भी उनको कानून के रूप में जो है या उनको कानून के रूप में मान्यता देते हुए वो जनता से लागू करवाए, जनता से उनका पालन करवाए। ऐसा जरूरी नहीं है। यदि संप्रभु को लगता है कि अमुक रीति रिवाज या नैतिक नियम जो है वो राज्य के हित के लिए है, वो जनता के हित के लिए है, तो वो जो है उन रीति रिवाजों और नैतिक नियमों का पालन करवा सकता है। फिर है कानून के औचित्य का निर्णय संप्रभु की इच्छा पर। अर्थात कानून का कौन सा कानून औचित्यपूर्ण है और कौन सा कानून औचित्यपूर्ण नहीं है, इसका निर्णय कौन करे। हॉब्स ने कहा कि इसका निर्णय भी जो है संप्रभु की इच्छा है, संप्रभु का विवेक है। अर्थात संप्रभु जो है वो ये निर्धारित करेगा कि कौन सा कानून औचित्यपूर्ण है, किसका पालन करवाया जाना चाहिए और कितनी सीमा तक किस समय तक उस कानून का पालन करवाया जाना चाहिए। ये संप्रभु की इच्छा पर डिपेंड करता है, ये संप्रभु के विवेक पर निर्भर करता है कि वो कानूनों को किन कानूनों को औचित्यपूर्ण मानता है और किन कानूनों को औचित्यपूर्ण नहीं मानता है। फिर है कानून का सार, उसमें निहित शक्ति।
अर्थात होब्स ने माना कि कानून का सार उसमें निहित शक्ति पर ही है। अर्थात यदि किसी संप्रभु के पास शक्ति ही निहित नहीं होगी तो वो कानूनों का निर्माण नहीं कर पाएगा, और कानून निर्माण यदि वो कर भी लेता है तो भी वो शक्ति के आधार पर ही कानूनों का पालन करवा सकता है, क्योंकि बाध्यकारी शक्ति के बिना कोई भी व्यक्ति जो है कानूनों का पालन नहीं करता है। तो इस आधार पर उन्होंने कहा कि कानून का सार इसी में है कि उसमें शक्ति जो है निहित होनी चाहिए। फिर है नागरिक अधिकार। सबसे पहला है जीवन रक्षा का अधिकार राज्य के विरुद्ध भी प्राप्त है। अर्थात होब्स ने माना कि समझौते के माध्यम से संप्रभु को जो समस्त शक्तियाँ प्रदान की गई उसका मुख्य उद्देश्य था व्यक्तियों को आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त होना। अर्थात अराजकता वाली स्थिति में या प्राकृतिक अवस्था में व्यक्ति को जो है आत्मरक्षा का अधिकार प्राप्त नहीं था, व्यक्ति के जीवन को सुरक्षा प्राप्त नहीं थी। अपने जीवन रक्षा करने के लिए उन्होंने जो है समझौता किया, और समझौते के माध्यम से संप्रभु को जो है शासन की समस्त शक्तियाँ प्रदान करते हुए उसको जो है समस्त अधिकार अपने प्रदान करते हुए ये निर्धारित किया कि संप्रभु जो है व्यक्तियों के जीवन की रक्षा करेगा और उनके जीवन को जो है सुव्यवस्थित बनाएगा, उनके जीवन को जो है सुलभ बनाएगा। तो इस प्रकार से होब्स ने माना कि जीवन रक्षा का अधिकार जो है प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, आत्मरक्षा का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्राप्त है, और यदि संप्रभु ऐसी आज्ञाएं देता है या ऐसा कार्य करता है जिससे कि व्यक्ति के जीवन का अधिकार पे खतरा उत्पन्न होता है या व्यक्ति के जीवन पर खतरा उत्पन्न होता है, वो व्यक्ति अपनी आत्मरक्षा नहीं कर पाता है या उसका जीवन खतरे में पड़ता है, तो जो है वो व्यक्ति जो है संप्रभु की ऐसी आज्ञाओं का, ऐसे आदेशों की अवहेलना कर सकता है और संप्रभु के विरुद्ध जो है वो आचरण कर सकता है। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि होब्स ने माना कि संप्रभु के विरुद्ध जो है व्यक्तियों को जीवन रक्षा का अधिकार प्राप्त है, और यदि संप्रभु उनकी जीवन रक्षा नहीं करता है तो व्यक्ति उसकी अवहेलना कर सकते हैं और जो है उसकी आज्ञा का पालन नहीं करने के लिए वो स्वतंत्र भी है। दूसरा है अन्य सभी अधिकार व्यक्तियों ने अनुबंध द्वारा राज्य को समर्पित कर दिए हैं। अर्थात जीवन रक्षा के अलावा होब्स ने माना कि अन्य अधिकार जो है वो सभी व्यक्तियों ने संप्रभु को समर्पित कर दिए हैं। अर्थात संप्रभु की इच्छा के अनुसार फिर उनको अन्य अधिकार प्राप्त होंगे, अर्थात जैसे संपत्ति का अधिकार या अन्य कोई अधिकार जैसे स्वतंत्रता का अधिकार, ये सभी जो है वो संप्रभु की इच्छा पर निर्भर करता है। संप्रभु चाहे या संप्रभु को ऐसा लगता है कि राज्य की परिस्थितियाँ उचित है तो वो चाहे तो व्यक्तियों को ये अधिकार प्रदान कर सकता है, और वो नहीं चाहे तो वो उनको अधिकार प्रदान नहीं करेगा, उनसे वो अधिकार वापस भी ले सकता है। फिर है अधिकार कानून द्वारा मर्यादित होने चाहिए। अर्थात होब्स ने माना कि समस्त अधिकार जो है वो कानून द्वारा मर्यादित होने चाहिए। कानून की मर्यादा नहीं होगी तो कोई भी व्यक्ति जो है अपने अधिकारों का जो है अत्यधिक प्रयोग करेगा या अपने अधिकारों के उपयोग के लिए वो अन्य व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप करेगा। दूसरे व्यक्तियों के अधिकारों में हस्तक्षेप जब करेगा तो राज्य में अव्यवस्था उत्पन्न होगी, अशांति उत्पन्न होगी, विद्रोह उत्पन्न होगा, संघर्ष उत्पन्न होगा, और जब संघर्ष उत्पन्न होगा तो राज्य की व्यवस्था जो है वो गड़बड़ा जाएगी। और संप्रभु जो है उसका यही कार्य है कि वो राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखे, वो जीवन की रक्षा करे। तो इस प्रकार से होब्स ने माना कि संप्रभु के द्वारा कानून के माध्यम से व्यक्तियों के अधिकार को मर्यादित किया जाना चाहिए। अर्थात कानून के माध्यम से मर्यादा लगाई जानी चाहिए कि व्यक्ति निर्धारित सीमा में रहते हुए, कानून की मर्यादा में रहते हुए अपने अधिकारों का उपभोग करेगा। यदि वो कानून की मर्यादाओं को लांघता है तो संप्रभु जो है ऐसे व्यक्तियों को दंडित कर सकता है, ऐसे व्यक्तियों के खिलाफ जो है वो कार्रवाई कर सकता है। अब है उनके राज्य तथा चर्च संबंधी विचार। सत्ता के लिए राज्य तथा चर्च में पारस्परिक विवाद उनके समय में उन्होंने देखा फ्रांस में प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक संप्रदाय के द्वारा निरंतर सत्ता के लिए संघर्ष चलता रहता था। उन्होंने देखा कि फ्रांस में संघर्ष, अशांति और जो है विद्रोह का वातावरण जो है वो सत्ता के लिए ही था। चर्च और राज्य में निरंतर संघर्ष चल रहा था, निरंतर संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो रही थी। उन्होंने ये देखा कि फ्रांस जो है नष्ट हुआ, उसके पीछे जो है इन्हीं दोनों के संघर्ष का कारण बनता था। तो इसलिए उनके मन में जो है धर्म के प्रति वितृष्णा उत्पन्न हो गई, धर्म के प्रति आसक्ति कम हो गई। इसके साथ साथ उन्होंने माना कि अराजकता तथा अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण ही चर्च है। उन्होंने देखा कि चर्च के जो अधिकारी हैं पोप,
वो सत्ता के लिए संघर्षशील रहते हैं, वो सत्ता लालसा के लिए जो है सदैव राज्य से संघर्ष करते रहते हैं, शासक से संघर्ष करते रहते हैं। तो इसलिए उन्होंने माना कि चर्च जो है वो दुष्प्रचार करता है राज्य के प्रति। चर्च जो है वो धार्मिक नियमों का बदलाव जो है अपने अनुसार कर देता है। पोप या चर्च के माध्यम से, धार्मिक संस्थाओं के माध्यम से धार्मिक नियमों में बदलाव कर दिए जाते हैं। रूढ़ि विधियों का जो है हवाला देकर वो राज्य की सत्ता को स्वयं के नियंत्रण में करना चाहते हैं। तो इसी कारण से उन्होंने माना कि अराजकता और अव्यवस्था का सबसे बड़ा कारण ही चर्च है। और इसी कारण उन्होंने अपने ग्रंथ लेवियाथन में चर्च को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि चर्च जो है या धार्मिक जो संस्थाएं हैं वो पूर्ण रूप से राज्य के अधीन होनी चाहिए, राज्य के नियंत्रण में होनी चाहिए। इस संदर्भ में उन्होंने कहा, उनका कथन है कि चर्च ईसाई धर्म में विश्वास रखने वाले व्यक्तियों का एक संघ है जो एक संप्रभु के अधीन संगठित है और संप्रभु की आज्ञा से ही अपना सम्मेलन कर सकता है। अर्थात उन्होंने नियंत्रण लगाया चर्च पर, चर्च की सत्ता पर, पोप पर। उन्होंने कहा कि चर्च या ईसाई धर्म या जो विभिन्न धार्मिक संस्थाएं हैं वो संप्रभु के आदेश है, वो संप्रभु के नियंत्रण में रह के ही कार्य कर सकती है, वो संप्रभु के नियंत्रण में रहकर अपने सभा और सम्मेलन कर सकते हैं। तो उन्होंने इस प्रकार से संप्रभु को जो है सर्वोच्च सत्ता प्रदान करी। धर्म से ऊपर जो है उन्होंने संप्रभु की सत्ता को प्रधानता प्रदान करी, क्योंकि उनका ये मानना था कि धार्मिक सत्य का कोई वास्तविक मापदंड नहीं है। अर्थात उन्होंने कहा कि धार्मिक रूढ़ि विधियों में क्या सत्य है, क्या असत्य है, कितना जो है सही है, इसका कोई वास्तविक मापदंड नहीं है। क्योंकि अब से पूर्व उन्होंने देखा था या संप्रभु की शक्ति से पूर्व उन्होंने देखा कि धार्मिक जो अधिकारी होते हैं, पोप जो होते हैं या धार्मिक जो संस्थाएं होती हैं, वो जो है अपने अनुसार रूढ़ि विधियों में परिवर्तन करती रहती है और व्यक्तियों के व्यवहार को नियंत्रित करना चाहती है और शासन सत्ता अपने हाथ में लेना चाहती है। तो उन्होंने कहा कि धार्मिक सत्य जो है उसका कोई वास्तविक मापदंड नहीं है, उसका कोई वैज्ञानिक मापदंड नहीं है। तो इस आधार पर जो है धर्म जो है वो राज्य के अधीन होना चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि धर्म शासक द्वारा स्वीकृत और अधिकृत सिद्धांतों को मानना और उनके पालन करने में ही है। अर्थात उन्होंने कहा कि शासक द्वारा या संप्रभु के द्वारा जो भी सिद्धांत निर्माण किए जाते हैं, जो भी आदेश प्रसारित किए जाते हैं, उनका पालन करने में ही सभी व्यक्तियों का धर्म निहित है। अर्थात व्यक्ति के लिए धर्म सिर्फ संप्रभु के आदेशों का पालन करना है, संप्रभु के सिद्धांतों का पालन करना है, उसके निर्धारित किए हुए आचरण पर जो है अपना व्यवहार निर्धारित करना है। फिर उन्होंने कहा कि सच्चे तथा मिथ्या धर्म को विभेद केवल धर्म ग्रंथ के आधार पर ही किया जा सकता है। उन्होंने धार्मिक सत्य का कोई वास्तविक मापदंड नहीं माना, लेकिन उन्होंने ये कहा कि धर्म की जो रूढ़ि विधियाँ हैं या धर्म की जो मान्यताएं हैं, उनकी सच्चाई का या उनकी जो है गलत होने का जो विभेद है वो केवल धर्म ग्रंथों के माध्यम से ही जाना जा सकता है। और धर्म ग्रंथों की व्याख्या का एकमात्र अधिकार शासक को ही प्राप्त है। उन्होंने धर्म ग्रंथों की व्याख्या का अधिकार शासक को प्रदान करते हुए चर्च की जो समझ शक्तियाँ हैं या धार्मिक जो समझ शक्तियाँ हैं वो शासक के हाथों में ही निर्धारित कर दी और ये कहा कि धर्म की व्याख्या या धर्म ग्रंथों की व्याख्या भी जो है वो शासक के द्वारा ही की जानी चाहिए। फिर है ईश्वरीय कानून वैसा ही है जैसा प्रभु सत्ताधारी उसकी व्याख्या करता है। अर्थात ईश्वरीय कानून भी उन्होंने ये कहा कि ईश्वरीय कानून की व्याख्या भी जो है वो सत्ताधारी द्वारा ही की जानी चाहिए। उसकी व्याख्या चर्च के द्वारा या धार्मिक अधिकारियों के द्वारा नहीं की जानी चाहिए, बल्कि प्रभु सत्ताधारी द्वारा जो व्याख्या की जाएगी वही कानून ईश्वरीय कानून माने जाएंगे। इस प्रकार हॉब्स ने धर्म और ईसाई धर्म संस्था चर्च को पूर्ण रूप से राज्य के अधीन कर दिया। अब देखेंगे हॉब्स ने संप्रभुता के आधार पर शासन तंत्रों को 3 भेद बताए। अर्थात उन्होंने कहा कि संप्रभुता जितने व्यक्तियों के हाथों में होती है उस आधार पर शासन तंत्र के 3 भेद हैं। उन्होंने अरस्तु की तरह ही शासन तंत्र को में राजतंत्र को माना, जिस प्रकार अरस्तु ने कहा था कि एक व्यक्ति का शासन या एक व्यक्ति द्वारा
द्वारा संचालित किया जाने वाला शासन राजतंत्र कहलाता है। इसी प्रकार उन्होंने माना कि संप्रभुता यदि एक व्यक्ति के हाथों में निहित रहती है तो वो राजतंत्र माना जाता है। इसके बाद उन्होंने कहा कि संप्रभुता यदि कुछ व्यक्तियों के हाथों में निहित रहती है तो वो कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था मानी जाती है, और संप्रभुता यदि प्रजातंत्र में बहुत से व्यक्तियों में निहित रहती है तो वो शासन व्यवस्था जो है प्रजातंत्र मानी जाती है। उन्होंने अपने विचारधारा में राजतंत्र को सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था बताया और उसके पक्ष में निम्न तर्क दिए। उन्होंने सबसे पहले बात कही, लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की दृष्टि से जो है राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। अर्थात उन्होंने माना कि राजा जो है वो अपने राज्य का कल्याण करना चाहेगा, वो अपने राज्य का विस्तार करना चाहेगा, वो अपने राज्य के कल्याण के लिए जो है सदैव तत्पर रहेगा। इसके विपरीत लोग कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था जो है उसमें कुछ व्यक्ति अपने हित के लिए निरंतर कार्य करते रहते हैं या अपने हित के लिए ही कार्य करते हैं, और प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में प्रत्येक व्यक्ति जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष करता है। तो ऐसी स्थिति में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में जबकि शासन सत्ता या संप्रभुता एक व्यक्ति में निहित होती है, तो ऐसी स्थिति में शासक जो है वो शक्ति के लिए संघर्ष नहीं करता, और ऐसी स्थिति में वो अपने राज्य के विस्तार के लिए, अपने राज्य के कल्याण के लिए कार्य करता है। तो इसलिए उन्होंने माना कि लोक कल्याण और सार्वजनिक हित की दृष्टि से राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था जो है वो श्रेष्ठ है। फिर उन्होंने कहा कि संप्रभुता के लिए संघर्ष नहीं, अर्थात उन्होंने माना कि कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्थाओं में कुछ व्यक्ति शक्ति के लिए संघर्ष करते हैं, इसी प्रकार प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं में भी प्रत्येक व्यक्ति शक्ति के लिए संघर्ष करता है, संप्रभुता प्राप्त करना चाहता है। लेकिन राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि समस्त शासन की शक्ति एक व्यक्ति में निहित होती है और वो व्यक्ति जो है निश्चिंत रहता है क्योंकि शक्ति उसके हाथों में निहित रहती है। तो इस प्रकार से संघर्ष की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न नहीं होती, एक दूसरे के साथ शक्ति के लिए संघर्ष या प्रतिस्पर्धा जो है वो उत्पन्न नहीं होती। तो इसलिए राज्य में शांति और व्यवस्था बनी रहती है। राज्य में जो है सभी व्यक्तियों के जीवन की रक्षा जो है वो ठीक प्रकार से होती रहती है। फिर कहा कि राजा और प्रजा के हित में सामंजस्य, अर्थात उन्होंने माना कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाओं में राजा और प्रजा के हित में सामंजस्य स्थापित हो जाता है आसानी से, क्योंकि राजा का हित ही प्रजा का हित है और प्रजा का हित ही राजा का हित है। अर्थात राजा ये देखेगा कि उसका राज्य जो है वो सुदृढ़ होना चाहिए, उसका राज्य जो है वो प्रगतिशील होना चाहिए, उसके राज्य में अमन चैन होना चाहिए, उसके राज्य में जो है सभी व्यक्ति जो है प्रगति की ओर आगे बढ़े, समृद्धि की ओर आगे बढ़े, तभी उसका राज्य जो है वो उच्च माना जाएगा या उसका राज्य संपन्न माना जाएगा। तो एक राजा जो है वो अपने राज्य में शांति व्यवस्था के लिए, समृद्धि के लिए जो है निरंतर प्रयास करेगा। वो ये कभी नहीं चाहेगा कि उसकी प्रजा दुखी रहे, आपस में संघर्ष करती रहे, आपस में शक्ति के लिए प्रतिस्पर्धा करती रहे या निर्धन रहे, ऐसा वो कभी नहीं चाहेगा। और ऐसी स्थिति में वो सदैव अपने राज्य के विस्तार के लिए, प्रगति के लिए, समृद्धि के लिए कामना करेगा और अपने राज्य को जो है सदैव समृद्ध करने का वो प्रयास करेगा। फिर उन्होंने कहा कि राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्थाएं श्रेष्ठ इसलिए भी है क्योंकि वो स्वाभाविक शासन व्यवस्था है। हॉब्स ने माना कि अन्य जो शासन व्यवस्थाएं हैं वो राजतंत्र के जो है विफल होने के पश्चात या राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था के नष्ट होने के बाद बनाई हुई कृत्रिम शासन व्यवस्थाएं हैं। अर्थात कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था या प्रजातंत्रीय शासन व्यवस्था के बारे में उन्होंने कहा कि ये जो शासन व्यवस्थाएं हैं ये राजतंत्र के अवशेष से बनी हुई संस्थाएं हैं। जब राजतंत्र नहीं होता है तो फिर ऐसी कृत्रिम संस्थाएं बनाई जाती है, कुछ व्यक्तियों के हाथों में शक्ति प्रदान की जाती है या बहुत से व्यक्तियों के हाथों में शक्ति प्रदान की जाती है। तो कुलीन तंत्रीय शासन व्यवस्था या प्रजातांत्रिक शासन व्यवस्थाओं का निर्माण होता है। तो वो शासन व्यवस्थाएं जो है कृत्रिम होती है, स्वाभाविक नहीं होती है। तो इस प्रकार से हॉब्स ने राजतंत्र के पक्ष में अपने तर्क दिए। ये हो गया आज का हमारा टॉपिक। अब मैं आपको एक बार सारी स्लाइड्स दिखा देती हूँ।